दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल सर्विस स्क्वायर में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और मैं आज आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का। और ये पूरा का पूरा जो हमारा कंटेंट है, मटेरियल है, ये बेस्ड है समसामयिक घटना चक्र दृष्टि निरंतर पर। दोस्तों, ये इसका पहला अंक है। ये जो बुक आती थी ये पहले साल भर में एक बार आती थी, लेकिन अब घटना चक्र ने इसे महीने में निकालने का डिसीजन लिया है। जैसे कि फरवरी 2025 का अंक अभी आ चुका है, मार्केट में आप जाएंगे तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या फिर घटना चक्र के ऐप पे। तो हम दृष्टि निरंतर से शुरुआत कर रहे हैं। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आरओ यूपी पीसीएस, यहाँ तक कि अगर इसका आपने अच्छे से अध्ययन किया है तो बीपीएससी तक के सवाल में जो नेशनल लेवल के होते हैं, सिर्फ स्टेट छोड़ के आपको नेशनल के सारे सवाल इससे कवर हो जाएंगे। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, आर्थिकी जो भी है। हालांकि इस वाले में जो कंटेंट है उसमें आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी देखने को मिलेगा, फिर आपको इसके साथ केंद्रीय बजट 2025-26 भी संलग्न है। लेकिन हम पहले वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण देखेंगे। और क्योंकि ये अब मंथली मैगजीन हो चुका है तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा कंटेंट ये छोटा छोटा करके साल भर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको पढ़ेंगे और बाद में जब आप इसका एक साल भर का बुक लेके रिवाइज करेंगे तो यू विल सी कि किस तरह से आपको लगभग 60 to 70% या उससे ज़्यादा आपको आ रहा है, आपको पता है। तो इससे आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी इजाफा होगा और आपका टाइम कम लगेगा करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो राष्ट्रीय से है, समाचार से है। उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये जनवरी 2025 का सवाल है। 3 जनवरी 2025 को नियुक्त किया गया है। उनका नाम है हरिबाबू कंभमपति। केरल का नया राज्यपाल, देखिए ये चारों राज्यपाल से ही सवाल है। ये है राजेंद्र अर्लेकर। मैं आपको राजेंद्र अर्लेकर के बारे में बता दूं कि ये अभी हाल फिलहाल में बिहार के राज्यपाल थे। फिर वहीं मिजोरम के राज्यपाल की बात करें तो मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए विजय कुमार सिंह को, और मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया अजय कुमार भल्ला को। और अगर मैं बात करूं बिहार का, तो बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों इससे पहले केरल के राज्यपाल थे। अब आइए अगले न्यूज़ पर चलते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए किन दो राज्यों के बीच एएमयू हस्ताक्षर किए गए हैं। आप देख रहे होंगे उसके बाद ईयर और मंथ लिखा हुआ है ताकि आपको ये जानने में सहूलियत हो कि ये किस टाइम फ्रेम का न्यूज़ है। तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर। यह समझौता ज्ञापन कब तक वैध रहेगा? जो हमने ये समझौता पढ़ा ये 3 वर्ष तक वैध रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अब ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मणिपुर ने एमओयू साइन किया है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के मध्य आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाना, ये इसका मेन लक्ष्य है। तो आजकल क्या हो रहा है कि पीसीएस वगैरह में ये पूछा जा रहा है कि इसका लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है, तो ये आप जरूर देख लेंगे। मणिपुर से पहले उत्तर प्रदेश ने किन राज्यों के साथ यह समझौता किया था? अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। वहीं अगर बात करें अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम इस बार न्यूज में रहा है, का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ ऐतिहासिक साझेदारी किसने की? तो ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की साझेदारी रही थी इस बार फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ। इस साझेदारी के तहत किस संग्रहालय को विकसित किया जाएगा? देखिए एक संग्रहालय बनाने जा रही है भारत सरकार, युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ये लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और अब जो एग्जाम आ रहे हैं उसके तहत मतलब उनमें इस सवाल को पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। यह पहल किस परियोजना का अभिन्न अंग है? यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न अंग है। आप दोस्तों बताएंगे कि सेंट्रल विस्टा के अंदर जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं अभी भारत में, हाल फिलहाल में बने हैं और लास्ट ईयर करंट में भी आया था बीपीएससी में, वो कौन से ऐसे 2 प्रोजेक्ट हैं जो सेंट्रल विस्टा के अंदर बने हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहां जारी की गई? ये आईआईटी दिल्ली में जारी की गई है। आइए चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। इस रिपोर्ट का विकास किन संस्थाओं द्वारा किया गया है? तो ये आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी और सीएसटीई बेंगलुरु के द्वारा किया गया। अच्छा, इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? 698 जिलों में बाढ़ और सूखे के जोखिम का गहन विश्लेषण करना। अत्याधिक उच्च यानी वेरी हाई और उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले किन राज्यों में अवस्थित हैं? मैं बताऊं आपको, ये बिहार वालों के लिए भी, बिहार पीसीएस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है बिहार स्पेसिफिक में से, कि जो 13 राज्य हैं वो वेरी हाई और हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आते हैं। बिहार की विडंबना तो ये है कि एक तरफ बिहार में बाढ़ आता है और दूसरी तरफ बिहार में सूखा का भी अलर्ट एरिया है, जैसे बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। आप एक बार इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई जोखिम श्रेणियों में है? मतलब जब पानी आता है तो बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और जब सूखा होता है तो बहुत सूखा पड़ता है। ये 11 शहर हैं, 11 जिले हैं। पटना बिहार, अलप्पुझा केरल, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा मनकाचर, गोलाघाट पांचों असम, केंद्रपाड़ा उड़ीसा, मुर्शिदाबाद नदिया और उत्तर दिनाजपुर तीनों पश्चिम बंगाल। यानी कि आप देख रहे हैं कुछ उड़ीसा के हैं, बिहार का पटना है बिहार का, अलप्पुझा केरल। तो ये जो एरियाज हैं इसमें आपको बाढ़ और सूखा दोनों देखने को मिलता है। अब आते हैं महाकुंभ क्षेत्र के बारे में। महाकुंभ इस बार बहुत चर्चा में रहा, तो इससे जुड़ी जो फैक्ट्स है वो हम देखते हैं एक बार कि महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है। इसे नया जिला बनाया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे नया जिला घोषित किया था। अच्छा, इस नए जिले का नाम क्या है? इसका नाम है महाकुंभ मेला जनपद। ये इस बार यूपी पीसीएस और आरओ में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। महाकुंभ मेला जनपद का गठन कितने महीनों के लिए किया गया है? देखिए, 4 महीने के लिए महाकुंभ मेला जनपद का गठन किया गया है। अच्छा, महाकुंभ मेला जिले में कितने गांव शामिल किए गए हैं? देखिए, इसमें 67 गांव हैं। और वहीं महाकुंभ मेला जनपद में अगर बात करें तो इसमें प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? तो सदर, सोराव, फूलपुर और करछना इसमें शामिल की गई हैं। महाकुंभ क्षेत्र को जिला घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? देखिए, ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 75 जिले थे और एक जोड़ने के बाद ये 76 ऑलरेडी हो चुका है। महाकुंभ तो दोस्तों, जो महाकुंभ जिला क्षेत्र को जिला घोषित किया है वो 76वां जिला हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि महाकुंभ मेला जनपद किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रयागराज अधिनियम 2017 के तहत इसको जनपद घोषित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था? तो ये कुंभ सहायक साह AIYAK करके चैटबॉट लाया गया। एक्चुअली ये सहायक को ही AI के टर्म को हटाने के लिए ब्रेक किया गया है। केंद्र सरकार ने किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है? इसका नाम है हियो जल विद्युत परियोजना। ये जानते हैं हियो के बारे में कुछ। हियो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में है। हियो जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी होगी? तो ये 240 मेगावाट यानी 3 × 80 मेगावाट। 80 मेगावाट का जो है वो 3 होगा। हियो जल विद्युत परियोजना से कितनी ऊर्जा उत्पादित होगी? तो यह 1000 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF को किसके द्वारा मंजूरी दी गई? तो 25 नवंबर 2024 की यह न्यूज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। देखिए, ये प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर करता है किसानों को मिशन मोड में। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो है का कार्यान्वयन किस वर्ष तक किया जाएगा? ये कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की वैधता अवधि वर्ष 25-26 तक। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यानी BRC स्थापित किए जाएंगे? तो ये 10,000 BRC स्थापित किए जाएंगे। किसने विद्यार्थी नवाचार एवं आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल विजन पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरुआत की है। विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो विजन पोर्टल है उसका उद्देश्य है वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना। वहीं कह रहा है कि विजन पोर्टल का पूरा नाम क्या है? देखिए, इस तरह के जो सवाल हैं वो अब आते हैं कि शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है उसके बारे में पूछता है कि इस योजना का पूरा नाम क्या है। तो ये है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। आप इसमें से जो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप जो है वर्ड्स पहला वाला वी है तो विकसित, ठीक है, विकसित भारत ये एक टर्म है जो आपके दिमाग में इस सरकार में बार बार डाला जाता है, विकसित भारत विकसित। और लास्ट का जो है आउटरीच नेटवर्क, तो आपको क्या होगा कि जब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो सब में आउटरीच नेटवर्क या फिर विकसित भारत में कुछ कुछ चेंज करेंगे। तो आपको एटलीस्ट जो मेन उसका एजेंडा है वो पता होना चाहिए कि इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्टली याद है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है केरल। देश की शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? ये कोल्लम जिला है। वहीं अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये तेलंगाना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? तो कांकेर है। देखिए, जो
राज्य हैं मत्स्य पालन में वो तेलंगाना है, लेकिन जो जिला है वो कांकेर है, और कांकेर छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ आपको फंसाया जा सकता है कि जिला आपको लग रहा होगा ये पेनिनसुलर इंडिया का ही कोई राज्य का जिला होगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का है, तो ये आप याद रखेंगे। उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिला कौन सा है? तो इसका नाम है दरांग, असम। अब देखिए, उत्तर पूर्वी एवं हिमालय जब इसने कह दिया तो यहाँ पर स्पष्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो आपको ट्विस्ट करना चाहेगा तो सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिला के तहत वो आपको उत्तर पूर्वी भारत नहीं अगर देगा तो शायद वो हो सकता है स्टेट मेंशन कर दे, तो आप ये याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिले का पुरस्कार किस जिले को मिला? ये कुलगाम है, जो जम्मू और कश्मीर का जिला है। तो इस तरह से जो नेशनल था वो हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल की ओर, यानी अंतरराष्ट्रीय की ओर। चीन ने भारतीय सीमा के निकट किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की मंजूरी दी है? इस नदी का नाम है यारलुंग जांगबो नदी। ये देखिए, चीन हमेशा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ ना कुछ करता रहता है आए दिन, ताकि जो एक उसकी पॉलिसी रहती है कि डिस्टर्बेंस की, वो कंटिन्यू रहे। हालांकि अभी झड़पें जो है कम हुई हैं, लेकिन देखिए इस तरह से वो एक डैम बनाने की सोच रहा है। अच्छा, यारलुंग जांगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। अब है, यह प्रस्ताव जल विद्युत बांध कहाँ होगा? यह तिब्बत में होगा। बॉल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? देखिए, जब भी आप यूएस से रिलेटेड कोई आर्टिकल देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर वहां कुछ मेंशन नहीं है तो वहां एक बॉल्ड ईगल का सिंबल दिया जाता है, और ये यूएसए का ही राष्ट्रीय पक्षी नामित किया गया है दिसंबर 2024 में। अच्छा, टोंगा का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? इसका नाम है एसाके वालू इके। थोड़ा उन देशों के नाम थोड़े ट्विस्ट और काफी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इनका नाम है मैया सैंडू, दूसरा कार्यकाल है इनका। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 5वां स्थान। देखिए, द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व की 8 महान शक्तियां नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो ऑब्वियसली सैम अंकल यानी कि अमेरिका। अमेरिका को सैम अंकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर दूसरी तीसरी लड़ाई में अपनी नाक जरूर घुसेड़ते हैं। अच्छा, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है। तीसरे पर रशिया है। और एशिया के जो देश अगर माने जाए तो 4 देश एशिया के हैं: चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया याद रखिएगा, उत्तर कोरिया नहीं। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 3। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये फोर्ब्स की लिस्ट डायरेक्टली पूछी जाती है। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 28वां स्थान प्राप्त हुआ है अभी तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया? तो वो 81वें रैंक पे हैं। वहीं अगर हम किरण मजूमदार शॉ को बात करें, उनको कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें जस्ट रोशनी नादर मल्होत्रा के बाद यानी 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर मिलेई को किस देश ने नागरिकता प्रदान की? तो इटली ने नागरिकता प्रदान की है। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया वो फ्रांसवा बायरू को किया गया है। देखिए, बहुत आसान है, फ्रांस के ही प्रधानमंत्री हैं और उनका नाम फ्रांसवा है, तो थोड़ा सा आपको रिलेट करने में आसान होगा, और एक दो बार रिवाइज और देख लेने से तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूएनसीसीडी के पक्षकारों के सम्मेलन का 16वां सत्र यानी COP16 कहाँ आयोजित किया गया? ये 12 से 13 दिसंबर रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। अच्छा, यूएनसीसीडी COP16 का मुख्य विषय क्या है? ये क्वेश्चन में आने लायक टर्म है, हालांकि अब इससे भी डीप पूछते हैं, लेकिन ठीक है। हमारी भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड आवर फ्यूचर। यूएनसीसीडी COP16 किस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित हुआ? तो यूएनसीसीडी की स्थापना जो है, ये इसके 30वीं वर्षगांठ थी जिस पर कि ये COP16 आयोजित हुआ। अच्छा, फिर पूछ रहा है वो आपसे कि यूएनसीसीडी COP16 में कितने पक्षकारों की भागीदारी है? तो इसमें 197 पक्षकार हैं, 196 देश और यूरोपीय संघ, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है दिसंबर 2024 में? देखिए, इस बार का जो अमेरिका का इलेक्शन था वो किसी बहुत बड़े मेलोड्रामा से कम नहीं था। आपने देखा किस तरह से गोलियां चल जाती है, किस तरह से एंड मोमेंट पे लगता है कि ट्रंप नहीं जीतेंगे, फिर जीतने लगते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है पर्सन ऑफ द ईयर
नामित किया है टाइम मैगजीन ने। अच्छा, आइए अब चलते हैं वापस अपने देश के राष्ट्रपति महोदया पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की। उनका नाम है जनरल अशोक राज सिगडेल। किस देश में विद्रोहियों ने उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया? तो सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कितने वर्षों तक चले गृह युद्ध के बाद समाप्त हुआ? तो 13 वर्ष। यूके ने किस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौता यानी CSIPAC सीपा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुई है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ लिखा गया है। देखिए, आप याद रखिए, जब भी फीमेल फर्स्ट कहीं पे हो तो आप एक बार, दो बार, तीन बार उसे पढ़ लीजिएगा। इनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदैतवा। फैंगल चक्रवात के कारण कौन से देश प्रभावित हुए? भारत एवं श्रीलंका। फैंगल चक्रवात का नाम किस देश से प्रभावित किया गया है? सऊदी अरब। देखिए, चक्रवात जिस देश में आता है, ये एक टर्म है जो मतलब कोई और देश नाम रखता है जब किसी दूसरे देश में आता है, तो ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। प्रथम टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो KIIT यूनिवर्सिटी ने। अच्छा, KIIT यूनिवर्सिटी में विश्व में क्या रैंकिंग है? तो 92nd। इस रैंकिंग में भारत के संदर्भ में 3 शीर्ष स्थान पर कौन है? तो पहला जो 42 में है वो है अन्ना यूनिवर्सिटी, जो 65 पे है वो है VIT, ये भी साउथ इंडिया में है, और SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी साउथ इंडिया में, इसका 84। अच्छा, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स यानी NCI 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 180 देशों में 176वीं रैंक मिली है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में, जो कि बहुत अच्छी रैंक नहीं है, बहुत मतलब लो कह सकते हैं इसको आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवंबर 2024 का ये सवाल है। तो उनको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, किन संगठनों के सहयोग से पुरस्कार दिया गया? तो वॉशिंगटन एडवेंटिक्स यूनिवर्सिटी और AIAM यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज की तरफ से। किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की? यूनिसेफ। ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है तो आप इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जिसने इसको जारी किया है उसका नाम तो बिल्कुल भी नहीं। वर्ष 2050 तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन। वर्ष 2050 तक विश्व में बच्चों की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन 4 देशों में निवासित होगी? तो भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान। भारत में वर्ष 2050 तक बच्चों की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? ये इंपॉर्टेंट है, ये 350 मिलियन। बारबाडोस में ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? इस अवार्ड का नाम है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को सच में इतने अवार्ड मिले हैं कि एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा कि उन्हें किस देश ने हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया और पहले कौन सा मिल चुका है, क्योंकि आयोग इस पे निगाह बनाकर बैठा हुआ है। क्योंकि 1-2 अवार्ड मिलने से तो आप याद रखते हैं, लेकिन जब अवार्डों की संख्या बढ़ने लगती है ना, तो भूलने का दर बढ़ने लगता है। तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। मेट्स योजना किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यह नई योजना किस देश के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर प्रदान करती है? ये भारत के युवाओं को प्रदान करती है। यह जो योजना विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए है? तो नवीकरणीय ऊर्जा, खनन, अभियांत्रिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वित्त प्रौद्योगिकी के लिए एवं कृषि प्रौद्योगिकी के लिए ये योजना है। अच्छा, मेट्स योजना का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। ये आप नहीं भूलेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, आपको योजना पूछेगा तो आपको लगेगा ये इंडियन गवर्नमेंट की योजना है और आप उसे टिक कर देंगे। तो मेट्स जो है, मेट्स मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में वो फ्रेंड को जो कॉल करते हैं वो मेट से कॉल करते हैं। अगर आपने मूवीज में देखा होगा तो यहां से आपको उस चीज को कनेक्ट करके रखना है। चलिए अगले चलते हैं कि फिलीपींस में किस तूफान ने हाल में खतरे की स्थिति उत्पन्न की? इसका नाम था मैनगी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? इसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, VIPI।
अच्छा, 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज कराने वाला देश कौन था? ये भारत था। ये एक अच्छा अच्छा पहल है भारत की तरफ से कि पेटेंट के लिए आवेदन बढ़ चुके हैं भारत की तरफ से। अच्छा, 2024 ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? तो ये लंदन ने किया है और इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर मुंबई है। तो इसी के साथ हमने इंटरनेशनल न्यूज़ कवर किया। अब हम चलेंगे आर्थिकी की ओर। आर्थिकी की अगर हम बात करें तो भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे कहाँ उद्घाटित हुआ? इसका नाम है नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इससे जो रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और हैं कि बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? ये लिग्निन का उपयोग किया जाता है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड SLB किसने जारी किया? तो ये NDR इन IT ने ज्वाइन किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? ये और कोई नहीं, एलन मस्क बना है। अच्छा, यूके किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बना है? तो ये है CPTPP। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। ये हिंदी में है और इसका जो एक्चुअल अगर वर्ड टू वर्ड कहें तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। वही हम बात करें अगर विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मुंबई में। इसका विषय क्या था? भविष्य में सोचें, भविष्य के लिए। थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का किस नाम से अनावरण किया गया? इसका नाम है किसान कवच। किसान कवच किसने विकसित किया है? तो ये ब्रिक इन स्टेम बेंगलुरु की है और सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? यह है वॉल्टन परिवार जो USA से बिलोंग करता है। वर्ष 2024 में वॉल्टन परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? $432.4 बिलियन। रोमानिया और बुल्गारिया के किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल हो गए? तो ये शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी है? अभी 29 देश हैं। अच्छा, शेंगेन क्षेत्र क्या है? ये कॉमन वीजा वाले देश को शेंगेन क्षेत्र कहते हैं। आप नहीं भूलेंगे क्योंकि अभी शेंगेन क्षेत्र चर्चा में है तो सवाल में सीधे आ सकता है कि शेंगेन क्षेत्र क्या हो सकता है। वो 4 ऑप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, युद्ध क्षेत्र, हवाई हमले से बचने का क्षेत्र या कुछ भी। किस देश ने दोहरा कराधान बचाव समझौते DTA के अंतर्गत भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN के प्रबंध को हटा दिया है? यह है स्विट्जरलैंड। किस तिथि से भारत इस समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं है? तो 1 जनवरी 2025। किस अदरक की किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान IISR द्वारा जारी किया गया? तो IISR सुरसा द्वारा। अच्छा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश और मेंटरशिप के लिए किसके साथ साझेदारी की गई? तो फ्लिपकार्ट के साथ। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये 7 दिसंबर 2024 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। ऊर्जावीर योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। मैं ये आपको बता दूं कि पहला जैसे ही राज्य बना ये इंपॉर्टेंट हो गया और यूपी के लिए तो खासकर। RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया है? तो इस मॉडल का नाम है MuleHunter.ai। ये इस मॉडल का नाम है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? यह पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी किया। यह किस दिन जारी किया? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन जारी किया गया। अच्छा, अगला है कि भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? 239.30 मिलियन टन। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशनल के लेवल से भी। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो क्रमशः राजस्थान और मध्य प्रदेश है। 14.51% के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश 8.91% के साथ। अच्छा, दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों यानी 14-15 से 23-24 में कितनी वृद्धि हुई? तो 5.62% की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर यानी AGR किस राज्य ने दर्ज की? तो पश्चिम बंगाल ने। वर्ष 2023-24 में दुग्ध उत्पादन में वर्ष 2022-23 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है? तो 3.78%। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए
सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश 17.85% के साथ। और पिछले 10 वर्षों में अंडे के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 6.8%। अंडे के उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर यानी एजीआर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दर्ज किया? तो यह लद्दाख ने किया है। और आखिरी है कि वर्ष 2024 की हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो पहले स्थान पर है शिवनादर, और दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी, और तीसरे पर बजाज परिवार। देखिए दोस्तों, अभी अलग अलग जो जैसे परिदृश्य, जैसे विज्ञान है, स्पेस है, ये सब बाकी है, रक्षा वगैरह बाकी है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए आज हम इतना ही रखते हैं। अगले फिर हम विज्ञान से शुरू करके ख़त्म करेंगे, और धीरे धीरे करके हम घटना चक्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है दृष्टि निरंतर, इसको हम फिनिश करेंगे। तो आप तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।